हेलो बच्चों, आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टॉपिक है जो मेरे को भी 12th क्लास में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी इसमें। तो पहले मैं एक कन्फ्यूज़न दूर करूँगी क्योंकि मुझे लगता है आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है, फिर हम लोग नॉर्मल टॉपिक पर आएंगे। आज हम लोग दो टॉपिक करेंगे, एक होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले मैं तुम्हें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझा देती हूँ, उसको भी पढ़ने से पहले एक छोटा सा केस स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और ध्यान से समझना, मैं बोल रही हूँ जो कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास है वाटर, और ये वाटर एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है मैंने, ये रहा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्लास 11th में जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा था ना, तो तुमने उसमें आइस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो तुमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड, और उनका एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तब जाकर के आइस बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइस की फॉर्मेशन के लिए वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनना ज़रूरी है। अगर वो केज लाइक स्ट्रक्चर जल्दी बन जाता है तो बर्फ़ जल्दी बन जाएगी, अगर वो केज लाइक स्ट्रक्चर देर में बनता है तो बर्फ़ देर में बनेगी। ये वाली बात समझ में आई? तो मान लेते हैं कि अभी ये जो हमारे पास प्योर वाटर है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इसको ठंडा कर रहे हैं। बॉइलिंग का मतलब था द एनर्जी गिवन टू अ सब्सटेंस टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इट। और फ्रीजिंग होता है कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को कूल करते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं, वो पास आने लगते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, ठीक। तो मान लेते हैं ये हमारे पास प्योर वाटर है और ये 0 डिग्री सेल्सियस में आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। अब हमने क्या करा, इस वाटर में ना नमक डाल दिया, नमक डाल दिया मैंने ऐसे करके, यूँ करके, देखो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया। जब मैं इस वाटर में नमक डालूंगी तो वाटर आइस में क्यों कन्वर्ट हो रहा था? क्योंकि अब मैंने डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है। मान लेते हैं, चलो वो कुछ इस तरह का बनता है डायग्राम, पर चलो कोई बात नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा ही बना दूं। पर ये सोच लो, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था जिसकी वजह से आइस बन रही थी, और इनिशियली वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर बन रही थी, ठीक है। मान लेते हैं ये है T0F। T0F का मतलब क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट क्या था? खाली पानी, साफ पानी। अब हमने क्या करा, इस पानी में थोड़ा सा नमक डाला। जब हम इस पानी में नमक डालेंगे तो नमक क्या करता है? नमक पानी में सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि जो नमक होता है वो पानी के बीच में जो स्पेसेस होती है वहाँ पर अपने आप को फिट कर देता है। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पर नमक डालेंगे तो नमक क्या करेगा, पानी के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसेस थी ना वहाँ पर अटक जाएगा। ये देखो नमक के पार्टिकल्स अटक गए। तो क्या आप ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो कि जब हमने इस पानी में नमक डाला तो नमक, क्योंकि पानी के बीच में जो स्पेसेस थी वहाँ पे फंस गया, इस वजह से उसने पानी के बीच में जो केज बनना था उसको वो बनने नहीं देगा। हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, अच्छा जाते हैं, चलो ठीक है, हमने कभी देखा होगा कि जहाँ पर बर्फ़ वगैरह लगी हुई है, मैं कह रही उगी हुई है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है वहाँ पर लोग उसके ऊपर नमक डालते हैं ताकि वो जल्दी पिघल जाए। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम लोग नमक डालते हैं ना पानी में, तो जो नमक होता है वो क्या करता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाने नहीं देता। द नमक विल इंटरप्ट द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, और इस वजह से जो आइस है वो देर में बनती है। तो जब हमने इस पानी में नमक डाला तो जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे बन रही थी ना, वो -6 डिग्री सेल्सियस पे बन जाएगी। इसको मान लेते हैं TF, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अब 0 से कम में अचीव हो रहा है, मतलब 0 से भी नीचे जाना पड़ रहा है हमें, तब जाकर के आइस मिल रही है। इस चीज़ को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आपको कोई पूछे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे कि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, और यहाँ पर हम लोग जितने भी सॉल्यूट पढ़ रहे हैं वो नॉन आयनिक है, ठीक है, मतलब पोलर नहीं है, नॉन पोलर है।
ये पोलर और नॉन पोलर वाली बात जो मैंने अभी कही है याद रखना है, कल यूज़ होगी। तो जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं ना, तो वो जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है वो उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको देर में करता है, मतलब उसको डिक्रीज़ कर देता है। जो फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस में होनी थी उसको वो -6 तक नीचे लेकर के चला जाता है। इसी नीचे ले जाने को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग, चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, और इसका फॉर्मूला होता है T0F माइनस TF। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है? कोई परेशानी? जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट था तो हम लोग उल्टा कर देते थे, फ्रीजिंग पॉइंट पे ऐसे करते हैं क्योंकि भाई T0F की वैल्यू बड़ी है, बड़े में से तो छोटा घटाओगे ना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब आगे देखो इसमें। अब देखो वही कॉन्सेप्ट है, तुम जितना ज़्यादा नमक डालते रहोगे ना पानी में उतनी देर में जा कर के वो आइस बनेगा। मतलब जब तुमने 1 चम्मच नमक डाला तो -6 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन रहा था, जब तुमने 2 चम्मच नमक डाला तो -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का घटना है ना, माइनस में जाना है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मोलैलिटी। जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे करा था, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे तो KF लगाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, एक और है इसका नाम, शायद से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, वो तुम्हें नोट्स में दिख जाएगा, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट लिख देती हूँ, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब आपको बिल्कुल जैसे डिप्रेशन इन जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन थे ना कि कुछ एक सारी चीज़ें गिवन होगी, जो अननोन है वो कैलकुलेट करना है, वैसे ही करना है, बहुत सिंपल है। और डेल्टा TF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T0F माइनस TF। अब न्यूमेरिकल की फिक्र मत करो, न्यूमेरिकल में लास्ट में मैंने बोला ना मैं 2 दिन NCERT को दूंगी, तो उसमें मैं खूब सारे न्यूमेरिकल करा दूंगी, एक टाइप के। बस वो नहीं कराऊंगी, वो मोलैरिटी उसका एक टाइप का तुम्हें समझाना है, वो 2-3 बच्चों को डाउट आया था। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास, मैं बहुत ही घटिया कॉम्बिनेशन बता रही हूँ अभी तुम लोगों को, तो हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये अल्कोहल पड़ी हुई है और हमें पता है कि जो अल्कोहल है इसका वेपर प्रेशर हाई होता है, मतलब अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो जब तुम हल्का सा भी हीट करोगे तो अल्कोहल विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द कंटेनर। हालांकि अभी कंटेनर बंद हो रखा है, ठीक है, बट उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बड़ी जल्दी बढ़ती है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस अल्कोहल में चीनी मिला दी। मैं अल्कोहल में चीनी वैसे बहुत बार मिला चुकी हूँ, ठीक है, इन एक्सप्लेनेशन। तो मैंने क्या करा, अल्कोहल में ही चीनी मिला दी। जब मैंने अल्कोहल में चीनी मिलाई तो देखो चीनी के पार्टिकल्स हैं। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब हम इसको हीट करेंगे ना, इस पूरे सॉल्यूशन को हीट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जब इस कंटेनर के अंदर केवल अल्कोहल पड़ी हुई थी तब उसका हम लोग वेपर प्रेशर मान लेते हैं P0 है। ठीक है, कोई परेशानी इसमें, इजी है। अब ध्यान से समझो। अब हुआ क्या कि जब मैंने इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को हीट कराना तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी, जैसे ये वाले पार्टिकल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब जब ये पार्टिकल ऊपर भागने की कोशिश करेगा तो जो ऊपर शुगर के पार्टिकल्स यहाँ पर फंसे हुए हैं वो उसको जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि शुगर तो सॉलिड होती है। तो इस वजह से ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अब जो नया वेपर प्रेशर है उसको मान लेते हैं क्या है, P0 बड़ा था, PA की वैल्यू छोटी थी, तो चेंज इन, अब वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया, कम हो गया। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें ऑलरेडी 1-2 वीडियोस में दे चुकी हूँ, तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट कर देते हैं डेल्टा PA से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA।
अब इसमें राउल्ट लॉ लगाओ। राउल्ट लॉ क्या है? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो क्या बन जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए। कोई परेशानी? पी नॉट ए कॉमन ले लो, तो पी नॉट ए कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस एक्स ए। कोई परेशानी? हमें पता है कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करके 1 आएगा, तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस एक्स ए। यहाँ पर भी तो 1 माइनस एक्स ए लिखा हुआ है, तो इस 1 माइनस एक्स ए की जगह मैं क्या लगा दूंगी? एक्स बी लगा दूंगी। तो डेल्टा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ए, 1 माइनस एक्स ए को क्या लिख सकते हैं? एक्स बी। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? ये वाला समझ में आ गया? इट्स वेरी इजी। अब तुम देखना, अपना आंसर लाने के लिए, अपना जुगाड़ करने के लिए हम कितने वाहियात तरीका इसमें लगाएंगे। एक्स बी, अब मैं इस इक्वेशन को उल्टा कर देती हूँ, मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा पी बी। पी बी क्यों आ गया? ये पी आएगा, सॉरी, ठीक है। ये लिख सकती हूँ। एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। डेल्टा पी ए की वैल्यू क्या थी? पी नॉट ए एक्स माइनस पी ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये बकवास करी हमने यहाँ पर। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने टोटल 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। अब हमारे 3 टॉपिक बच रहे हैं। एक बढ़ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक वॉन ऑफ फैक्टर और एक एजियोट्रॉप्स। तो हो जाएगा बहुत जल्दी कंप्लीट, ठीक है बच्चों। थैंक्स अ लॉट।